नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने संपूर्ण भूगोल शुरू कर रखा है, विशेष भारत का जो टॉपिक अपन ने शुरू कर रखा है जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए, जैसे कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स जो होते हैं उनमें सब में भारत का भूगोल है, पीटीटी एग्जाम में है, फर्स्ट ग्रेड में है और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएँ उनमें भारत के संदर्भ में जो प्रश्न भूगोल के पूछे जाते हैं वो सारे क्लियर अपन करने वाले हैं। तो हमने भारत का बेसिक जानकारी देने के बाद में आज अपन भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटेंगे, तो उस पर चर्चा करेंगे। भारत भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। भारत भौतिक प्रदेश। भारत भौतिक प्रदेश अपने शुरू कर रखा है, तो इस पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं कि भारत को मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, तो यदि अपन भारत की बात करेंगे तो अपन पाएंगे कि भारत को मुख्य रूप से ये अपना भारत का मानचित्र है और इसको यदि अपन देखेंगे तो 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भाग है इसके? 6 भौतिक भाग है साथियों। इसमें ये इसकी नॉर्थ है और मापनिक इसमें कोई आधार नहीं है, ऐसे ही अपने बिना किसी मापने के बनाया है। तो भारत के 6 भौतिक भाग है कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हिमालय प्रदेश आ गया अपना। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा है पश्चिमी थार मरुस्थल। चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो कुल मिलाकर भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यदि ये वाला जो भाग है इसको अपन 1 नंबर देंगे, उसके बाद में यहाँ से अपन चलेंगे तो ये वाला पूरा जो क्षेत्र है इसको अपन उत्तर का विशाल मैदान 2 नंबर देंगे, ये 2 नंबर वाला क्षेत्र है। उसके बाद में यहाँ हम चलते हैं तो पश्चिमी थार मरुस्थल ये बच गया अपना इधर वाला, इसको अपन 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे। ये तटीय मैदान पर इसको 5 नंबर देंगे और यहाँ आपको लक्षद्वीप मिलेगा, इसको 6 नंबर देंगे और यहाँ आपको अंडमान निकोबार द्वीप मिलेगा, इसको भी 6 नंबर देंगे। तो ये 6 भौतिक प्रदेशों में भारत को मुख्य रूप से बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में? 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब यदि अपन इसकी आकृतियाँ देखें कि जो स्थल रूप है भारत का, उसमें अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से किसी प्रदेश के 4 स्थल रूप होते हैं। एक तो होता है पर्वत क्षेत्र, दूसरा होता है पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा होता है पठारी क्षेत्र और चौथा होता है मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ यदि अपन भारत की बात करते हैं कि भारत के अंदर पर्वत, पठारी और मैदानी जो भाग है उसमें कितने कितने परसेंट भाग है वो देखने को मिलता है। तो लगभग इसमें 10% पर्वतीय भाग है, 18% पहाड़ी भाग है और 28% के आसपास में अपना पठारी भाग है और 43% के आसपास में अपना क्या है,
भारत के अंदर मैदानी भाग है। तो ये परसेंटेज लगभग मिलता है कि 10, 18, 28 और 43 लगभग हो गया। 8, 8, 16, 3, 19, 9, 1, 5, 4, 9। तो ये लगभग 99 के, यानी पॉइंट कुछ और है इसमें, जैसे इसमें पॉइंट 3 के आसपास में है, सॉरी 6 के आसपास में, इसमें पॉइंट 7 है, इसके अंदर पॉइंट 2 है, इसमें पॉइंट 3 है। ये फिगर है इसका, दशमलव में और है। तो अपन देखते हैं लगभग ये जो फिगर है, आंकड़े आपको मिलते हैं, वो आंकड़े भारत की स्थल रूप के बारे में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा भाग भारत का जो है वो मैदानी है। भारत का सबसे ज़्यादा भाग जो है वो मैदानी है। और भौतिक प्रदेशों में यदि अपन देखेंगे कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, इसका एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये वाला भाग जो है वो सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसके बारे में प्रश्न पूछा भी गया था कि भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब अपन बात करते हैं भौतिक प्रदेशों की, और सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है उसकी चर्चा करते हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो प्रथम भौतिक प्रदेश उत्तरी हिमालय या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो कि भारत के उत्तरी छोर पे अवस्थित है। यानी संपूर्ण भारत की यदि अपन बात करते हैं तो सतत ये भारत के अपन देखेंगे तो उत्तरी और पूर्वी जो क्षेत्र है इसका, उस भाग में मुख्य रूप से ये फैला हुआ है। अब यहाँ अपन देखें कि यह पूरी की पूरी पहाड़ी क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा ये हिमालय क्षेत्र है। तो लगभग ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपन देखेंगे तो कितनी लंबाई में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर, कहीं 2500 किलोमीटर भी आता है इसमें, 2500 किलोमीटर या 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ, कहीं 2500 भी आता है। दोनों फिगर आते हैं और दोनों ही लगभग हर एक अलग अलग बुक्स में आते हैं। इसमें 2400 भी आता है और 2500 भी आता है। और इसकी चौड़ाई जो है 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ये चौड़ा पाया जाता है। मुख्य रूप से हिमालय जो प्रदेश है, इस हिमालय प्रदेश को यदि अपन देखते हैं तो इसको उत्तर से दक्षिण, यदि अपन उत्तर से दक्षिण इसको बांटेंगे, उत्तर से दक्षिण हिमालय प्रदेश, तो इसके कितने भाग है? 4 भाग है। उत्तर से दक्षिण यदि इसको अपन बांटेंगे तो उसके कितने भाग है? 4 भाग। सबसे जो उत्तरी छोर है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। सबसे उत्तरी छोर है उसका क्या नाम है साथियों? ट्रांस हिमालय। उसके बाद में वृहद हिमालय, और इसका दूसरा नाम है साथियों महान हिमालय। इसको महान हिमालय भी कहा जाता है। तीसरा नाम है लघु हिमालय, या इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और चौथा जो भाग है इसका, उसका नाम है शिवालिक श्रेणी। तो मुख्य रूप से इसके 4 भाग है। ट्रांस हिमालय जो भारत का जो महान हिमालय, उसी से उत्तर में जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है और चाइना वाला जो क्षेत्र है उस साइड में मुख्य रूप से। उसके बाद में वृहद और या महान हिमालय जिसको कहा जाता है। उसके बाद में लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और उसके बाद में शिवालिक की श्रेणी। यानी इस रूप में यहाँ पे यह पहला भाग, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग और फिर चौथा भाग, इस रूप में
ठीक है ना, ये पाया जाता है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, मुख्य रूप से ये इनका क्रम पाया जाता है। उसके बाद में यदि अपन देखें इसको कि हिमालय को यदि अपन पूर्व से पश्चिम में बांटे साथियों, हिमालय पूर्व से पश्चिम, या ऐसा कर दें अपन पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहाँ भारत के संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं। पहले वाली जो बुक्स आती थी उसमें तो इसके कई भाग आते थे। जैसे सबसे पहले कश्मीर हिमालय, उसके बाद में उत्तराखंड या हिमाचल हिमालय, हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय साथ ही आता है दोनों का उल्लेख। ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो खंड आता है, अपने भारत के संदर्भ में यदि अपन चर्चा करते हैं तो जो तीसरा खंड इसका आता है वो आता है सिक्किम हिमालय। चौथा खंड इसका आता है, उसका नाम है अरुणाचल हिमालय। और पांचवा खंड जो आता है साथियों इसका, उसका नाम है पूर्वी पहाड़ियाँ। अब उसको होल रूप से अपन देखेंगे तो बीच में हमने एक छोड़ दिया यहाँ पे, वो है नेपाल हिमालय, जो महत्वपूर्ण पार्ट है हिमालय का। क्योंकि भारत के संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं तो नेपाल हिमालय की चर्चा आजकल अपने बुक्स में नहीं आती, भारत के संदर्भ में बात करें तो। वरना यदि ऑल ओवर जियोग्राफी के एंगल से अपन देखेंगे तो अपन पाएंगे कि नेपाल हिमालय भी हिमालय का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि महत्वपूर्ण चोटियाँ इसी भाग में पाई जाती है। चाहे माउंट एवरेस्ट हो, जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है वो इसी भाग में, जैसे नंदा देवी हो, महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ इसी भाग में पाई जाती है। तो ये 5 प्रकार इसके हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो सबसे पहले कश्मीर आ जाएगा, उसके बाद हिमाचल उत्तराखंड आ जाएगा, फिर सिक्किम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और पूर्वी पहाड़ियों के रूप में जाना जाएगा। और मध्यवर्ती क्षेत्र में ऑल ओवर देखें अपन तो इसमें नेपाल हिमालय भी एक भाग है और भूटान हिमालय भी एक भाग है। सिक्किम और अरुणाचल के बीच में भूटान हिमालय, ये भी इसका एक पार्ट है। ऑल ओवर एंगल से यदि अपन देखें तो अगला बिंदु, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, हिमालय कैसे बना होगा, इसका उद्भव कैसे हुआ होगा, बड़ा चर्चा का विषय है। और जानने की इच्छा भी है अपनी कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई होगी। तो ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। उत्पत्ति या उद्भव माना जाता है। उस समय जो महाकल्प था उसका नाम था सेनोजोइक। थोड़ा डाउट हुआ, सेनोजोइक महाकल्प। इस कल्प में वृहद हिमालय, किस हिमालय की, वृहद हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। तो सेनोजोइक जो काल था उसमें वृहद हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद में जो लघु हिमालय आया,
लघु हिमालय का यदि उद्भव की बात आती है तो ये इसका जो कालक्रम आता है मायोसीन काल कल्प का। मायोसीन कल्प में मानी जाती है। किसमें? मायोसीन में। और यदि शिवालिक की अपन बात करते हैं शिवालिक श्रेणी का उद्भव, इसका जो उद्भव है वो प्लायोसीन कल्प का माना जाता है। इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, प्लायोसीन कल्प का माना जाता है। ये इनका कालक्रम है। ठीक है, ये इसका मुख्य रूप से क्या है? कालक्रम है। अब उत्पत्ति के जो उद्भव हुआ है उसके पीछे कौन सी उद्भव का कारण? दो थ्योरी महत्वपूर्ण काम करती है, जो महत्वपूर्ण है सटीक भी है। एक तो है कोबर एक भूगोलवेत्ता था, उसका एक सिद्धांत था भूसन्नति सिद्धांत। इसको आधार माना गया है। और दूसरा है हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब देखो इसमें भी थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अपने जो 11th की बुक है उसमें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत थे मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर का दिया माना जाता है। यानी वहाँ पे जो उल्लेख है वो मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर का है। और जो सविंदर सिंह की जो बुक है भौतिक भूगोल, उसके अंदर उसने हेरी हेस का सिद्धांत यानी प्रारंभ में इसी का माना गया। इसके साथ साथ में पार्कर, मॉर्गन व मैकेंजी, इनका नाम भी संयुक्त रूप से आता है। आगे चलकर इन्होंने इस सिद्धांत पर काम किया था, इसलिए इनका नाम भी आता है। जो पहला सिद्धांत है भूसन्नति सिद्धांत क्या है? कोबर का बेसिकली देख लेते हैं, आगे तो अपने फिर विस्तार से अपन चर्चा इस पर करेंगे ही। भूसन्नति सिद्धांत कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है वो है क्या? तो कोबर ने भूसन्नति किसको माना? कोबर ने निम्न स्थलखंड जो जल से भरा हो, उसे भूसन्नति नाम दिया। जैसे यदि अपन देखेंगे तो सागर, महासागर, बड़ी झील, ये जो जलीय क्षेत्र थे उनको उसने भूसन्नति कह दिया। अब ये जो भूसन्नति उन्होंने कहा है, इसको इसमें यह माना है कि जैसे
अब ये पहाड़ी क्षेत्र था, और यहाँ का पानी, चारों ओर का पानी लुढ़क करके कहाँ आया, बह करके इसमें जमा हो गया, और ये जो क्षेत्र है वो जल से भर गया। अब ये जो जलराशि है, ये जो भाग है, उसका नाम कोबर ने, इसका नाम भूसनती दिया। तो इसमें क्या है, चारों ओर के पहाड़ियों से नदियाँ आती गई, अपने साथ में इन पहाड़ियों को काट करके इनका मलबा लाती गई। विस्तार से चर्चा इस पर अपन करेंगे जब कोबर का भूसनती पर्वत निर्माण का सिद्धांत पढ़ेंगे तब। थोड़ा बेसिकली बता देता हूँ मैं। अब ये नदियाँ अपने साथ में मलबा और अवसाद लाती गई, और कालांतर में लाते लाते वो मलबा है वो इसकी तले में इकट्ठा करती चली गई। इकट्ठा करते करते एक समय ऐसा आया, हजारों लाखों वर्षों के बाद में, कि ये पूरी की पूरी भूसनती जो थी वो मुख्य रूप से अवसाद से भर गई। अवसाद किसे कहा गया, नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई जो मिट्टी, गाद, कंकड़, पत्थर जो थे उसको अवसाद कहा गया। इससे ये भूसनती भर गई। जब ये अवसाद से भर गई तो इसमें संकुचन हुआ, संकुचन पैदा हुआ। और संकुचन पैदा किस कारण से हुआ, यहाँ पर हेरी हेस का सिद्धांत जो है वो काम आता है प्लेट विघटने की, ठीक है। और उस संकुचन के कारण प्लेटें जब आपस में खिसकी और ये जो वल्लित मलबा था वो धीरे धीरे ऊपर उठ गया इस प्रकार से, और ऊपर उठा ये मलबा, प्लेटें जब खिसकी तो मलबा नीचे नहीं जा सका और ये ऊपर उठ गया, और इस प्रकार से ऊपर उठने से यह जो निर्माण हुआ है उसका नाम हिमालय रख दिया। तो कोबर ने क्या माना, कोबर के अनुसार तेथिस भूसनती, तेथिस सागर माना गया हिमालय के स्थान पर। तेथिस भूसनती में वलन पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ। तेथिस भूसनती में वलन पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ। वलन क्यों पड़ा, इसका कारण क्या बताया, गोंडवाना जो प्लेट थी और उसका प्लेट का उत्तर में यूरेशियन प्लेट से टकराना है, यूरेशियन प्लेट से टकराना इसका कारण माना। ये इसका प्रमुख कारण माना है कि ये जो गोंडवाना प्लेट थी यूरेशियन प्लेट से टकराई, और टकराने से बीच में जो तेथिस नाम का एक सागर था, इस तेथिस नामक सागर के अंदर मलबा अवसाद जमा हो गया, और ये जमा है जब ये प्लेटें टकराई तो इसके अंदर जो मलबा था वो वलित होकर के ऊपर उठ गया और जगह जगह मोड़ पड़ गए इस मलबे के, और उसी को हिमालय का नाम दे दिया गया। अब इसके पक्ष में प्रमाण कोबर क्या देता है कि वास्तव में जो है आज भी हिमालय जो है, हिमालय का निर्माण कठोर न होकर के भुरभुरे पदार्थ से, भुरभुरा कह दो चाहे मुलायम कह दो, जो नदियों का जो अवसाद होता है उस प्रकार के अवसाद से निर्माण हुआ है। किसका, हिमालय का। और ये प्रमाण है सटीक कि वास्तव में हिमालय की उत्पत्ति है इन्हीं कारणों से हुई होगी, और इसी भूसनती सिद्धांत से जो मलबा है ऊपर उठ करके और हिमालय का निर्माण हुआ होगा। तो सबसे सटीक और महत्वपूर्ण सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के लिए कोबर का ही है, ठीक है ना। और विस्तार से इस सिद्धांत पर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल
इसकी उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण थ्योरी कोबर की ही मानी जाती है। अब अपन देखेंगे हिमालय का विस्तार से अपन उल्लेख करेंगे, उत्पत्ति, उसके बाद में हिमालय को प्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्यम या लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, बार बार जो अलग अलग श्रेणी उनका बारी बारी से अपन अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इसी विस्तार के साथ में। तब तक देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है तो आप तक इसका नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी।